एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज की क्लास में द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ने की बजाय हिंदू के ही ओपिनियन पेज से इस प्यारे से आर्टिकल को लेने वाले हैं। आज के दोनों एडिटोरियल्स बिल्कुल काम के नहीं है, इररेलेवेंट उनका कंटेंट है, इसलिए इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए। और ये आर्टिकल आपको बताता है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना कितना ज़रूरी है अगर आप उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्स एजुकेशन का मीनिंग भी आप सही मायनों में आज समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आर्टिकल को मन से पढ़ेंगे और अल्टीमेटली क्लास के लास्ट में इनको अपने को आंसर करना है। ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब तीनों एस्पेक्ट्स इन क्वेश्चंस में आपके कवर होंगे। सॉल्यूशंस भी क्लास के लास्ट में मिलेंगे ऑफ कोर्स एज यूजुअल। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, एग्जॉस्टिव। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है अपने पास, होलिस्टिक। अभी आगे वर्ड आएगा भी, याद रखना इसको, जिसमें हर एस्पेक्ट आता हो, हर पहलू को आपने समावेश किया हो, इंक्लूड किया हो, वो कहलाता है होलिस्टिक या कॉम्प्रिहेंसिव। कह रहे जी ऐसी ही सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है भारत में उसकी ज़रूरत है, उसकी आज नीड है। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जी अंडरस्टैंडिंग sexual consent is essential not only to learn about violation and abuse but also to maintain healthy relationships। कह रहे जी अंडरस्टैंड करना सेक्सुअल कंसेंट को। सेक्सुअल कंसेंट क्या होता है, हमारे लिए एक बहुत नई चीज़ है, ये विदेशों का कॉन्सेप्ट है जो भारत में भी अप्लाई हो रहा है और होना भी चाहिए। सेक्सुअल कंसेंट का मतलब होता है किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने से पहले सामने वाले पर्सन की कंसेंट या रजामंदी लेना। अगर आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं या वेस्ट में आप जाएंगे तो ये बहुत आम चीज़ है, लड़के का लड़की से या लड़की का लड़के से पहले पूछना, एक औपचारिक तौर पे। सीधे ही किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना, बाद में केस बने, कुछ उल्टा सीधा हो, इसलिए पहले पार्टनर की कंसेंट ली जाए। कह रहे जी ये जो कॉन्सेप्ट इंडिया में अब आया है, जिसको हम अभी समझ रहे हैं, कह रहे इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है। अच्छा क्यों भाई, क्यों ज़रूरी है? दो चीज़ों के लिए। कह रहा है जी ना केवल लर्न करने के लिए, सीखने के लिए वॉयलेशन और अब्यूज़ के बारे में, वॉयलेशन मतलब उल्लंघन, अब्यूज़ मतलब एक्सप्लॉयटेशन, बल्कि साथ ही साथ मेंटेन करने के लिए हेल्दी रिलेशनशिप्स को, अच्छे रिश्तों को। अगर आप सेक्सुअल कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं और आपने बच्चों को भी समझा दिया है तो इस बात की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो वॉयलेशन और अब्यूज़ से अपने आप को सेफ गार्ड कर सकेंगे। उनके पास एक बैलेंस और चेक आ जाता है कि मेरे पास एक सेक्सुअल कॉन्सेंट है, जब तक मैं दूंगा नहीं, जब तक मैं दूंगी नहीं, कोई मुझे टच नहीं करेगा। क्योंकि हम बच्चों को ये बात बताते ही नहीं है कि सेक्सुअल कंसेंट है क्या, इसलिए वो अब्यूज़ हो जाते हैं और वायलेशन उनका होता है। हेल्दी रिलेशनशिप और वायलेशन दोनों से बचाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हमें भारत में लाना होगा। अंडरस्टैंडिंग आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एक जीरंड है, इज इसकी वर्ब है। जीरंड्स हमेशा सिंगुलर वर्ब देते हैं, ध्यान रखें। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं देनी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो से एक ही तरह के वर्ड्स को कनेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो से इसने कनेक्ट किया है टू लर्न और टू मेंटेन, दो इन्फिनेटिव्स को। तो दो इन्फिनेटिव, दो नाउन्स, दो प्रोनाउंस, दो एडजेक्टिव्स, दो एडवर्ब्स, है ना। इसी तरीके की बराबरी की चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर आप बार बार देखेंगे, हर जहाँ भी ये आएगा वहाँ पे इसको माइंड करेंगे ना, धीरे धीरे आपको इसमें गलतियाँ पकड़ने में जो है आएंगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, वोकैब पे अपने इस आर्टिकल की चलते हैं। सारी वोकैबलरी एक साथ देख लो ताकि पढ़ते हुए इसको आपको डिस्टर्बेंस ना हो। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। मेरी क्लासेस में मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो कंटेंट आपको दिया जाए जो कहीं ना मिल रहा हो, बहुत डिटेल के अंदर हर चीज़ का समावेश करते हुए, साथ में लेते हुए आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपके लाइक्स और शेयर्स बहुत मैटर करते हैं। और उसी के साथ में इन स्टूडेंट्स को एग्जाम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पैकेज की ज़रूरत है। तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव हो चुकी है मॉक टेस्ट पासिस पे 2 दिनों के लिए, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इस सेल में आपको 1 ईयर का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है 269 रुपीज़ के मामूली से प्राइस पे, जिसमें आपके 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के 70,000 मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। ये एक ही पास लेना है आपको, अलग अलग नहीं लेने हैं। इसी मॉक टेस्ट पास को आप अपग्रेडेड वर्जन में, प्रो वर्जन में 359 में भी बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट।
कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। नॉर्मल मॉक टेस्ट पास आपको दिखाएगा 284 रुपीज़ का। जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे आप YT10, ये पास घट के हो जाएगा 269 का। इसी तरीके से प्रो वर्जन आपको 379 का दिखाएगा, मगर आपको कोड अप्लाई करना है YT10 एंड योर रिड्यूस प्राइस वुड बी 359 रुपीज़। सेल का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है। चलो वो कैब शीट है अपनी। अब आजकल एक नई चीज़ कर रहा हूँ मैं, शायद आपके काम आए। ये 5-6 वर्ड्स हैं, आपको मैंने करवाए भी हुए हैं पहले। एक बार मैंने इनको यहाँ पे हाइड कर दिया है, खुद से देखो इनके मीनिंग्स आपको आते हैं या नहीं आते। स्टैगरिंग, एनकम्पस, डाइल्यूट, इंस्ट्रूमेंटल, इम्पेरेटिव और हॉलिस्टिक। आराम से वीडियो को पॉज करें, एक छोटा सा क्विज बन गया आपका वोकैबुलरी का। पहले खुद से देख लो, फिर अपने एक एक वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूँ, वीडियो को पॉज कर लेना खुद से। इसको रिमूव करते हैं। देखिए जी, स्टैगरिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको स्टैगर करने पे मजबूर करे। और ये क्या होती है भाई, कौन सी चीज़ होती है जो स्टैगर करने पे मजबूर करे? स्टैगर करने का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है। हर वो चीज़ आपको लड़खड़ाने पे मजबूर करेगी जो आपको एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग लगे या इंप्रेसिव लगे। कभी कभी बहुत झटका सा लगता है तो आदमी लड़खड़ाने नहीं लगता, तो बस स्टैगरिंग वही है, ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा झटका दे कि आप लड़खड़ाने पे मजबूर हो जाएं। फॉर द पास्ट 30 ईयर्स द इंडियन इकॉनमी हैज़ ग्रोन एट अ स्टैगरिंग पेस ऑफ 7 to 10% पर एनम। पिछले 30 सालों से भारत की इकॉनमी ग्रो की है एक चकरा देने वाले पेस से या रफ्तार से, जो है 7 से 10% का हर साल पर एनम। तो इसको चकरा देने वाला समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको ये वर्ड समझ में आएगा। ये वर्ड बना है स्टैगर नाम की वर्ब से। स्टैगर वर्ब का मतलब ही होता है वॉक विद डिफ़िकल्टी या लड़खड़ा करके चलना। आसान भाषा में स्टैगरिंग को एस्टाउंडिंग, अमेजिंग, शॉकिंग, स्टनिंग, माइंड बॉगलिंग, माइंड ब्लोइंग, है ना, इस तरह के वर्ड से भी बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड आज का एनकम्पस। 2-3 दिन पहले ही ये वर्ड आपके पास आया था। कंपस क्या होती है? प्रकार, जिससे आप गोले बनाते हो, सर्कल्स बनाते हो, पेपर पे बनाते हो ना अपनी 10th 11th 12th की मैथ्स में। अगर आप कंपस को बीच में रख दें उसकी नोक के सहारे और फिर पेंसिल को घुमा दें तो एक ऐसा इस तरह से आपका सर्कल बन जाता है। जनरली आप क्या कर रहे हैं, इसेंशली इस कंपस के सहारे इस पूरे सर्कल में किसी चीज़ को आप घेर रहे हैं। एन कंपस वर्ड का मतलब यही होता है, किसी चीज़ को घेर करके अपने दायरे में ले लेना, अपने स्कोप में इंक्लूड कर लेना। हर जॉब एज अ सेक्रेटरी एनकम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी जो जॉब है एक सेक्रेटरी के तौर पे, वो एनकम्पस करती है, अपने दायरे में लेती है एक बहुत ही बड़ी रेंज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कई सारी जिम्मेदारियों को अपने दायरे में लेती है। इसके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो इनका मीनिंग निकालो, भावना समझो, रटने से कुछ नहीं होगा। इसको समझ लोगे ना तो ये वर्ड आपका पार्टनर बन जाएगा। मान लीजिए सरकार ने स्कीम निकाल रखी है कोई कि BPL वालों को मुफ्त में अनाज देंगे, और कल को सरकार यूँ बोल दे BPL के अलावा जिन लोगों की तनख्वाह या मंथली इनकम 10,000 से कम है उनको भी देंगे, तो आप बोल सकते हैं नाउ दिस फ्री राशन स्कीम एनकम्पसेस दोज हु अर्न लेस देन 10,000 एज वेल। अब ये मुफ्त राशन की स्कीम जो है एनकम्पस करती है, दायरे में लेती है उन लोगों को भी जो 10,000 से कम कमाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको यूज़ करना है। एनकम्पस को इनकैप्सुलेट करना, कवर करना या इंक्लूड करना भी बोलते हैं। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म एनकम्पसिंग आज आप आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपना डाइल्यूट। अच्छे से इस वर्ड को आप जानते हैं, जो आपका दूध वाला करता है ना, दूध में पानी मिला के, उसको कहते हैं डाइल्यूट करना, किसी चीज़ की सांद्रता को, कंसंट्रेशन को कम करना। द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव डाइल्यूटेड देयर शेयर होल्डिंग इन द बिजनेस। कंपनी के प्रमोटर्स ने डाइल्यूट कर दिया है शेयर होल्डिंग को अपने ही बिजनेस में, या यूं कहें अपनी खुद की जो है शेयर को बेचना शुरू कर दिया है। डाइल्यूट कर देंगे मतलब खुद के बिजनेस की, खुद का जो स्टेक है बिजनेस में, जो शेयर्स हैं, उस शेयर होल्डिंग को इन्होंने थोड़ा सा, समझ पा रहे हैं ना, कम कर दिया। चलिए, किसी चीज़ को डाइल्यूट करने को मिटिगेट करना, एडल्ट्रेट करना, एटेंचुएट करना भी बोलते हैं। वाटर डाउन इसका एक एडवांस्ड सिनोनिम है, फ्रेजल वर्ब, इसको आप आर्टिकल में देखेंगे। वाटर डाउन क्या है? किसी चीज़ में वाटर मिला करके उसकी कंसंट्रेशन को कम करना। दूध में पानी मिलाया, उसमें दूध कम हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, है ना, तो वाटर डाउन। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है आज का इंस्ट्रूमेंटल। सबको ये वर्ड आना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, जो आपके किसी काम में हेल्प करे। इंस्ट्रूमेंटल मतलब हर वो चीज़ जो किसी काम में आपके लिए हेल्पफुल हो, सपोर्टिव हो। जैसे थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेचर को मेज़र करने के काम आता है। इंची टेप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लेंथ को मेज़र करने के काम आता है। तो इंस्ट्रूमेंटल मतलब किसी चीज़ में सहायक होने वाली चीज़। भगत सिंह हैड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल।
भगत सिंह साहब का एक बहुत ही सहायक और सपोर्टिव रोल था भारत की स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में। इसको कंड्यूसिव, असिस्टिंग और पिविटल भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड पिविटल इन द आर्टिकल टुडे। एक और वर्ड है अपने पास, इंपेरेटिव, बहुत दिनों बाद आया है। इंपेरेटिव का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपकी एक एसेंशियल ड्यूटी है, विच यू आर सपोज टू डू, आपको करना ही चाहिए उसको। इट इज़ एन इम्पेरेटिव दैट द गवर्नमेंट शुड कट डाउन इट्स इम्पोर्ट बजट। ये एक ज़रूरी चीज़ है, इसेंशियल ड्यूटी है कि सरकार अपना इम्पोर्ट बजट कम करे, बाहर से आयात करना कम करे। नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन या एक्सीजेंसी भी बोलते हैं। इम्पेरेटिव वर्ड भी आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है इसका होलिस्टिक, नया मैंने ऐड किया है। होलिस्टिक का मतलब होता है जी जिसमें पूरा होल शामिल हो। HOLE वाला होल नहीं, WHOLE वाला होल, मतलब पूरा। होलिस्टिक मतलब जो होल को अपने अंदर लेता हो। ये W को आपने निकाल दिया है इस वर्ड में से। A holistic approach to good health gives a lot of emphasis on good diet and lifestyle। एक होलिस्टिक अप्रोच जो है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है गुड हेल्थ की, अच्छे स्वास्थ्य की, वो बहुत सारा जोर देती है अच्छे खाने पे और अच्छे जीवन शैली पे, लाइफस्टाइल पे। तो ये वर्ड भी आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए 5-6 वर्ड्स हो गए, अब आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। देखिए समरी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा गौर फरमाना इस पर। एक छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची से एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जिसको किसी ने गलत तरीके से टच किया स्कूल में। हो सकता है किसी टीचर ने किया हो, या किसी पड़ोसी ने किया हो, किसी नेबर ने किया हो। अगर वो बच्ची मान लीजिए 10 साल से कम की है, तो इंडिया में उस बच्ची को पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शायद उसको 12 या 15 साल की एज में आने के बाद में पास्ट में जाकर के वो असेस कर पाएगी कि मेरे साथ ये हुआ था, पर मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। तो ये एक अब्यूज़ ही है ना, ये वॉयलेशन ही है ना। अब देखो ये वॉयलेशन आप जो है ना फिनलैंड में जाकर के नहीं कर पाओगे, आप यूरोप, जर्मनी, UK, US, कनाडा में नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे 5 साल की उम्र से ही बच्चों को सिखा दिया जाता है सेक्सुअल कंसेंट क्या है, वॉयलेशन कैसे हो सकता है, आपको कैसे अब्यूज़ किया जा सकता है, किस तरीके से आपको टच किया जाएगा तो वो गलत टच होगा। और ये सब चीज़ें माँ बाप नहीं सिखाते हैं, माँ बाप तो सिखाएंगे, ये सब चीज़ें स्कूलों में पाठ्यक्रम का पार्ट है। अब भारत एक दकियानूसी देश होने के नाते आज तक इस सेक्सुअलिटी एजुकेशन को अपनाने से कतरा रहा है। खास करके कुछ स्टेट्स जो भारतीय मूल्यों की दुहाई दे करके इस एजुकेशन को किनारे लगा के बैठी हैं। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि दिमाग खोलो, दिमाग के दरवाजे खोलो। बच्चों को अगर आप सेफ गार्ड करना चाहते हैं तो बचपन से ही उनको सेक्सुअल कंसेंट और अब्यूज़ के लिए आपको जागरूक करना होगा। पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाओ, उनको एजुकेट करो। आज की समरी ये सजेस्ट किया जा रहा है सरकार को एक नई पॉलिसी के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। The recent arrest of a man and his minor son for the sexual abuse of a 5-year-old relative highlights the urgent need to combat child abuse। कह रहा है हाल ही में जो एक अरेस्ट आया है एक आदमी का और उसके नाबालिग बच्चे का, और किसके लिए भाई? सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए, यौन उत्पीड़न के लिए। 5 साल की एक रिलेटिव का, 5 साल की ऐसी बच्ची जो उन्हीं की रिश्तेदार थी, बहन भतीजी थी। कह रहा है ये अरेस्ट जो है ना ये हाईलाइट करता है, सबके सामने लाता है उस खास अर्जेंट ज़रूरत को, नीड को, जो है कॉम्बैट करने की, लड़ने की चाइल्ड अब्यूज़ से, बच्चों के अब्यूज़ से। इंडिया में बच्चों को पता ही नहीं है 10 साल की उम्र तक, 12 साल की उम्र तक की क्या हो क्या रहा है उनके साथ। तो कॉम्बैट आप तभी कर पाओगे जब बचपन से उनके पाठ्यक्रम में इन चीज़ों के लिए आप उनको तैयार करें। अरेस्ट आपका सब्जेक्ट है, हाईलाइट्स इसकी नीड है। कॉम्बैट करना, किसी से लड़ना। 5 ईयर ओल्ड, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं, 5 ईयर ओल्ड, 5 तो प्लूरल होता है ना, तो 5 ईयर्स ओल्ड क्यों नहीं लिखा हुआ? सब लोग इसको आंसर करेंगे कमेंट्स में, जिनको आता है, और जिनको नहीं आता अभी इस कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में करवाएंगे। और आगे बढ़े। कह रहे जी द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और NCRB रिपोर्टेड a staggering 51,863 केसेस अंडर द पॉक्सो एक्ट इन 2021। ये पॉक्सो की फुल फॉर्म लिखी हुई है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। कह रहे जो NCRB है, जो सरकारी एजेंसी है जिसका काम होता है क्राइम के आंकड़ों को हर साल उसका डेटाबेस बनाना। कह रहा है जी NCRB ने रिपोर्ट कर दिया, और क्या रिपोर्ट कर दिया? चकरा देने वाले इस आंकड़े को, 51,000 केसेस को, जो हुए हैं पॉक्सो के अंडर में, नाबालिग बच्चों के साथ में यौन उत्पीड़न के केसेस के अंडर में। और कब? 2021 की अपनी रिपोर्ट में। और कह रहे हैं जी विद 64% इन्वॉल्विंग सेक्सुअल असॉल्ट,
जिनमें से 64% इन्वॉल्व करते थे सेक्सुअल असॉल्ट को या चाइल्ड अब्यूज़ को, यौन उत्पीड़न को, ऐसा समझ लो। ठीक है, पॉक्सो जो है सिर्फ बच्चों के लिए होता है, 18 साल से कम के नॉन एडल्ट जो हैं, अंडर एज है, उनके ऊपर लगता है। एनसीआरबी सब्जेक्ट है, सरकारी एजेंसी है, द लेगी अपने आगे, ऑफ कोर्स द आरबीआई, द आईआरडीए, द सेबी, द एनसीआरबी, है ना। इसकी वर्ब है रिपोर्टेड V2 में, पास्ट टेंस में। 2021 में रिपोर्ट किया था, एडवर्ब ऑफ पास्ट आ चुकी है, अब V2 लगाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। हैज़ रिपोर्टेड नहीं लिख सकते, अब पास्ट की एडवर्ब आ गई ना, तो हैज़ का कुछ काम नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनेगा। स्टैगरिंग मतलब चकरा देने वाला, हैरान कर देने वाला। ऑफ कोर्स इस वर्ड को भी आप जानते ही हैं, पहले देख चुके हैं। अच्छा, और कुछ देखने वाला है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। करेजी टू एड्रेस दिस comprehensive sexuality education emerges as a vital strategy endorsed by the United Nations और UN। कह रहे जिस समस्या को एड्रेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है वो इमर्ज होती है, उभर करके आती है एक वाइटल स्ट्रेटजी के तौर पे, एक बहुत अच्छी रणनीति के तौर पे, जो इंडोर्स्ड है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और ये कैसे है? एनकम्पेंसिव, कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअलिटी। कह रहा है ये जो स्ट्रेटजी है ये एनकम्पेस करती है, अपने दायरे में लेती है, सबजूम करती है, इनकॉर्पोरेट करती है इस तरह के सभी एस्पेक्ट्स को, सेक्सुअलिटी के सभी पहलुओं को, कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल और सोशल। समझ पा रहे हैं? इसमें सिर्फ फिजिकल सेक्सुअलिटी नहीं बताई जाती, इमोशनल सेक्सुअलिटी बताई जाती है। आपसे कोई आपकी गलत पिक्चर उतारे किसी छोटे बच्चे की, है ना, सोशली आपके साथ कोई गंदा काम करे समाज के अंदर, पार्क में खेलते हुए, फिजिकली तो है ही जो है, आपसे गलत बातें करे, इंटेलेक्चुअल तरीके से आपसे गलत बात करने की कोशिश करे, तो ये सारे जो है कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन का पार्ट होते हैं। छोटे बच्चों को 5 से 7 साल की उम्र से पाठ्यक्रम में सिखाया जाना चाहिए। एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, इमर्ज इसकी वर्ब है, एनकम्पेस करना, किसी को अपने दायरे में लेना, कॉग्निटिव मतलब समझ के ऊपर टिका हुआ, जो आपकी अनुभूति से, आपके अवेयरनेस से, इंटेलेक्ट से, मेंटल से जो है रिलेटेड हो। ठीक है, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। एनकम्पेस देख लेना, वही वर्ड है, कंपस बना के किसी चीज़ को घेरे में लेना, एनकम्पेस करना, अपने दायरे में लेना। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है, इतने साल हो गए। कह रहा जी, हाउएवर सर्टेन इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटल सेक्शंस हैव टेकन अ रिस्ट्रिक्टिव स्टांस। कह रहा जी दिक्कत ये है कि कुछ इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कुछ भारत के राज्य हैं, और कुछ समाज के वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने एक रेस्ट्रिक्टिव स्टैंस लिया हुआ है, एक प्रतिबंधकारी मुद्रा बनाई हुई है। रेस्ट्रिक्टिव मतलब प्रोहिबिटेड, जो आपको प्रतिबंध करे, किसी चीज़ पर लगाम लगाए। स्टैंस का मतलब होता है कोई पोजीशन। तो कुछ स्टेट, कुछ राज्य और कुछ सेक्शन समाज के इस चीज़ के खिलाफ हैं। और कैसे खिलाफ हैं जी? 2 तरीके से खिलाफ हैं। ईदर वाटरिंग डाउन और डिसकंटिन्यूइंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट स्ट्रेइंग फ्रॉम इंडियन वैल्यूज़। या तो ये लोग वाटर डाउन कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, इंटेंसिटी को, सांद्रता को कम कर देते हैं, और या फिर ये पूरा ही खत्म कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं सेक्सुअल एजुकेशन के चैप्टर्स को, इसकी एजुकेशन को। और क्यों करते हैं? इनके भी कारण है। इन कंसर्न्स की वजह से, चिंताओं की वजह से जो है स्ट्रे करने का, भटक जाने का, ड्रिफ्ट कर जाने का भारत के मूल्यों से, इंडियन वैल्यूज से। तो कुछ समाज के वर्ग हैं, दकियानुसी, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो यही कहती हैं कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन या तो पढ़ाएंगे बहुत कम, वाटर डाउन करके, डाइल्यूट करके, बच्चे को समझ ही ना आए उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, या फिर हम पढ़ाएंगे ही नहीं, निकाल ही देंगे। क्योंकि अगर ये बच्चे को पढ़ा दिया, उसको बता दिया कि उसका कैसे सेक्सुअलिटी उसको जो है हार्म कर सकता है, सेक्सुअल तरीके से लोग हार्म कर सकते हैं, अगर उसको बता दिया तो वो बच्चा भारतीय मूल्यों से स्ट्रे कर जाएगा, ड्रिफ्ट करके भटक जाएगा वो। स्टेट गवर्नमेंट्स और सोसाइटल सेक्शंस की वर्ब है हैव टेकन। प्रोहिबिटिव मतलब रेस्ट्रिक्टिव, प्रतिबंधकारी, जो आप पे लगाम लगाए। स्टैंस का मतलब है पोजीशन। वाटर डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ में पानी मिला करके उसकी सांद्रता को कम करना, डाइल्यूट करके किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। ठीक है, चलिए। स्ट्रे करना यानी भटक जाना, वेंडर या ड्रिफ्ट, स्ट्रे के 2 सिनोनिम में भटक जाने के काम आते हैं। कह रहा है अनफॉर्चुनेटली दीज वैल्यूज ऑफन स्टेम फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस्ड बाय पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स एंड मीडिया नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द वेल बीइंग ऑफ यंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस जेंडर्स। कह रहा है जी अनफॉर्चुनेट बात यह है, ये जो वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, इंडियन वैल्यूज़, ये अक्सर वही वैल्यूज़ हैं जो निकल करके आती हैं हमारी परंपरागत नॉर्म से, हमारे परंपरागत ट्रेडिशनल नॉर्म से, है ना, जो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, प्रभावित होती हैं
पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स के द्वारा, या यूं कहते हैं पुरुष प्रधान समाज की स्ट्रक्चर के द्वारा और मीडिया के द्वारा, और जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं भलाई को, वेलबींग को, छोटे बच्चों की, यंग इंडिविजुअल्स की, हर जेंडर में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये वही मूल्य है ना कि औरतों को घर से बाहर मत निकलने दो। पेट्रियार्कल सोसाइटी, औरतें तो घर पे बर्तन मांजने के लिए हैं, बाहर क्यों जाएंगी? जब बाहर जाना ही नहीं तो फिर सेक्सुअल एजुकेशन का क्या करेंगी? तो यही ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं कुछ दकियानुसी लोगों की और समाज में मीडिया की, और उन्हीं नॉर्म्स का साइड करके, उन्हीं को हवाला दे करके स्टेट गवर्नमेंट्स आज भी सेक्सुअल एजुकेशन बच्चों को नहीं दे रही। वैल्यूज़ की वर्ब है स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम करना, निकल करके आना, ओरिजिनेट फ्रॉम करना, अपीयर फ्रॉम करना। पेट्रियार्कल आप समझते हैं जिसमें पुरुष प्रधान है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है मेट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें महिलाएं प्रधान होती हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पेट्रियार्कल, फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी मेट्रियार्कल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी आगे, अंडरस्टैंडिंग कंसेंट इज पिवटल एज हाई कोर्ट्स एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव हाईलाइटेड द प्रॉब्लमेटिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंसुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स। कह रहा है जी अंडरस्टैंड करना कंसेंट को बड़ा ज़रूरी है। ये जो कंसेंट नाम का जो अभी सिस्टम है ना, ये जो नई जो वोकैबलरी है भारत में अभी आई नहीं, आ रही है धीरे धीरे। कंसेंट लेने का मतलब आप समझ गए ना, किसी भी इंडिविजुअल के साथ में सेक्सुअली एंगेज करने से पहले आप उससे एक औपचारिक तौर पे उससे एक परमिशन लेते हैं। आर यू ओके विद इट? तो कह रहे हैं ये कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना बहुत ज़रूरी है, पिवटल है, आधे झगड़े इसी से ख़त्म हो जाते हैं। कह रहे हैं क्योंकि हमारी हाई कोर्ट्स हैं और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं ये भी हाईलाइट कर चुके हैं, जोर देके कह चुके हैं, और किस चीज़ को? इस प्रॉब्लमेटिक क्रिमिनलाइजेशन को, इस गलत तरीके से क्रिमिनल बनाने के काम को, जो है कंसेंसुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स का, ऐसी रिलेशनशिप्स का जो नाबालिगों के बीच में होती है 16 से ऊपर के, 18 से कम लेकिन 16 से ऊपर एडोलेसेंट, और जो कंसेंसुअल होती है आपसी सहमति से होती है। ये किस्सा आपको भी समझाएंगे क्या होता है। अभी पूरा सेंटेंस करो। प्रॉम्प्टिंग रिकंसिडरेशन ऑफ द एज ऑफ कंसेंट, प्रॉम्प्ट करते हुए एक रिकंसिडरेशन को, फिर से पुनर्विचार को, एज ऑफ कंसेंट पे, सेक्सुअल कंसेंट की मिनिमम एज पे। तो भारत में क्या है कि अगर आप 18 से कम के हैं और आप सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, है ना, अगर आप बड़े 18 से और किसी 18 से कम के लड़के या लड़की के साथ में एंगेज हो गए, या आप भी 18 से कम के हैं और सामने वाला भी 18 से कम का है, तो लड़के को जेल हो जाएगी। सिंपल सा रूल है। इसको पॉक्सो एक्ट में आप बहुत सारे केस ऐसे देखेंगे। मैंने पॉक्सो को ऑडिट किया था 2018 में, तो बाल सुधार गृहों में गया था मैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 16 से 18 साल के जो लव मैरिज करने के चक्कर में किसी लड़की के साथ भाग गए और बाद में वो लड़की 16 से कम की निकली और उस पर लड़के पे केस बन गया पॉक्सो का। तो कहने को तो वो कंसेंसुअल रिलेशनशिप थी एडोलिसेंट्स की, लड़का 17 का था, लड़की 17 की थी, दोनों भाग गए, लेकिन पॉक्सो आ गया और वो रेप का केस बन गया। तो कह रहे जी ये बहुत ज़रूरी है कंसेंट के सिस्टम को हम भारत में समझें। हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि ये बहुत सारे क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है एडोलिसेंट की कंसेंसुअल आपसी सहमति की रिलेशनशिप का भी, और इसके लिए आपको रिकंसीडर करना चाहिए एज ऑफ कंसेंट को। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जी अलार्मिंग, ये पूरा सेंटेंस आपने देख लिया। अंडरस्टैंडिंग की वर्ब है इज, पिवटल मतलब इंस्ट्रूमेंटल, बहुत ज़रूरी, हाई कोर्ट्स और चीफ जस्टिस की वर्ब है हैव हाईलाइटेड, कंसेंसुअल मतलब जो म्यूचुअल सहमति से किया गया हो, जिसमें किसी की फोर्सफुली जो कोई काम ना हो, है ना, कंसेंट से किया हो। कह रहा है अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स such as Tinder's finding that over 64% of young Mumbaikars struggle with the issues of consent within dating underscore the urgency of addressing this gap. कह रहा है अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास। स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़े, अलार्मिंग मतलब स्टैगरिंग, जो आपको हैरान कर दें। कह रहे हैं जैसे कि टिंडर नाम की ऐप की ये फाइंडिंग है, ये उनका नतीजा है कि लगभग 64% से ज़्यादा जो यंग मुंबईकर्स हैं, मुंबई के लड़के लड़कियां हैं, वो स्ट्रगल विद करते हैं आज भी इस इश्यू से, जो है कंसेंट लेने या देने का, एक दूसरे से डेट करते वक्त, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते वक्त। कह रहा है ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये अंडरस्कोर करते हैं इस अर्जेंसी को, इस एमरजेंसी को, जो इस गैप को एड्रेस करने की है, इस खाई को भरने की है। कंसेंट का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। आप डेट पे गए, डेट पे जाकर के आप सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो गए, 3 दिन बाद आपको पता लगा कि ये तो बहुत गलत काम कर दिया, फिर आपने लड़के पे केस कर दिया। तो ये कंसेंट का सिस्टम लड़के को पता होता, आपको पता होता, दोनों ने एक दूसरे से पूछा होता, तो फिर बाद में झंझट नहीं होने थे। 64% ऑफ यंग इंडिविजुअल्स या मुंबईकर्स की वर्ब है स्ट्रगल, स्टैटिस्टिक्स की वर्ब है अंडरस्कोर। 64% एक परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज रेशो प्रोपोर्शन अपने बाद में ऑफ के हिसाब से अपने वर्ब को चूज करेंगे। अगर तो ऑफ के बाद में सिंगुलर नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इस केस में प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आएगी।
स्ट्रगल लिखा हुआ ना, स्ट्रगल्स नहीं लिखा हुआ। मुंबईकर मतलब जो लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबईकर्स। कह रहा है जी डिस्पाइट लीगल प्रोग्रेस डिस्कशंस और कंसेंट रिमेन लार्जली एब्सेंट इन ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है बावजूद लीगल प्रोग्रेस के, डिस्पाइट मतलब बावजूद, लीगल मतलब कानूनी, प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस, बावजूद कानून में बहुत सुधार होने के आज भी जो डिस्कशंस हैं कंसेंट के ऊपर, वो बनी हुई हैं मोटे तौर पे या लार्जली एब्सेंट हमारे ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में, परंपरागत कॉन्टेक्स्ट में। भारतीय मिडिल क्लास आज भी कंसेंट का मतलब नहीं जानती है, ना लड़के पूछते हैं, ना लड़कियां पूछने पे जोर देती हैं। समझ गए? डिस्कशंस का मतलब, डिस्कशन सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है रिमेन। कह रहा है जी दिस अंडरस्कोर्स द नीड फॉर एक्सप्लिसिट रीजनल लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी टू कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस सेक्सुअल कंसेंट। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, ये एक ही चीज़ को अंडरस्कोर करती है, हाईलाइट करती है, ये पूरा जो सिचुएशन है, उस नीड को, उस ज़रूरत को, जो है साफ साफ, बहुत ही एक्सप्लिसिट, बहुत ही डिटेल्ड और अनएम्बिग्यूअस रीजनल वोकेबलरी की, रीजनल लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी की, हिंदी में, गुजराती में, पंजाबी में कुछ वर्ड बनाए जाएं बहुत साफ साफ तरीके से कंसेंट के लिए, ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली सेक्सुअल कंसेंट के इशू को एड्रेस किया जाए। हिंदी में कोई वर्ड ही नहीं हमारे पास इस काम के लिए, अंग्रेजी यूज़ करनी पड़ती है, अंग्रेजी सबको आती नहीं, तो कंसेंट के लिए कुछ अपनी भाषा में कुछ वर्ड निकाले सरकार, और सब लड़के लड़कियों को समझाए कि ये लेना या देना जरूरी है, इसके पहले आप सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होंगे। कह रहा है जी स्पेशली गिवन द सब्सटेंशियल नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, खास करके देखते हुए गिवन इस बहुत ही बड़ी सब्सटेंशियल नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन को, ऐसी पॉपुलेशन जो इस वर्ड को कभी समझ ही नहीं सकती, अंग्रेजी के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। डिस्कशन सब्जेक्ट है, रिमेन इसकी वर्ब है, दिस की वर्ब है अंडरस्कोर्स, एक्सप्लिसिट मतलब एकदम साफ, क्लियर, अनएम्बिग्यूअस, ऐसे वर्ड्स हमें हमारी लैंग्वेज में चाहिए। सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव दो वर्ड्स हैं, कल आपको करवाए भी थे। सब्सटेंशियल मतलब साइज में बहुत बड़ा, कंसीडरेबल, नोटिसेबल। सब्सटेंटिव मतलब जो बहुत गंभीर हो, बहुत ग्रेव या पेंसिव या डेलिबरेट हो। कल करवाए थे ना दोनों वर्ड्स, तो आज ये दूसरा वाला वर्ड आपने देख लिया। चलो आगे बढ़ेंगे। दो ग्रामर कॉन्सेप्ट अपने पेंडिंग हो गए, एक यहीं पे पेंडिंग है और एक ऊपर पेंडिंग है। तो पहले बड़ा वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना, जो आपको आना ही चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है जी बड़ा सिंपल। नाउन को अगर एडजेक्टिव बनाओगे तो चाहे कितना भी प्लूरल वो नाउन हो, उसको सिंगुलर में चेंज कर देना है। सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउन को अगर एडजेक्टिव बनाओगे तो चाहे कितना भी प्लूरल वो नाउन हो, 1,00,000 हो, 1,000,000 हो, 1,000,000 हो, 1,000,000 हो, आपको उसको सिंगुलर ही ट्रीट करवाना है एडजेक्टिव फॉर्म में। अब ये बहुत सिंपल भाषा में आपको बताया मैंने। अब ये जो आप किताबों में देखते हो उसको आप उन क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ 50,000 करोड़ रुपीज़ सब्सिडी फॉर फार्मर्स। सरकार ने अनाउंस किया है 50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को हमारे किसानों के लिए। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, सरकार ने क्या अनाउंस किया है? 50,000 अनाउंस किया है, करोड़ अनाउंस किया है, रुपए अनाउंस किए हैं, या सब्सिडी अनाउंस की है? भाई सब्सिडी अनाउंस की है ना। सब्सिडी कौन सी है? सब्सिडी है सर 50,000 करोड़ रुपए की। ये 50,000 करोड़ रुपए एक प्लूरल नाउन है, लेकिन सब्सिडी नाम के दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव काम कर रहा है। मान लीजिए सब्सिडी की जगह, इस नाउन की जगह, इस 50,000 करोड़ की जगह मैं यहाँ लिख दूँ स्मॉल सब्सिडी, या मैं लिख दूँ लार्ज सब्सिडी, या यहाँ लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ मैं ऐसा उल्टा सीधा वर्ड एडजेक्टिव, तो उसी की जगह तो मैं यहाँ पे 50,000 करोड़ लिख रहा हूँ। तो ये जो पूरा नाउन है ना भाई साहब, ये एडजेक्टिव बन चुका है, सब्सिडी नाम के नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब इस पर रूल लगा दो, और रूल कैसे लगेगा? ये 50,000 के आगे का जो करोड़ है इसका भी अगर एस लगा है तो ये एस निकल जाएगा, और ये जो रुपीज़ है इसका भी एस लगा है तो एस निकल जाएगा। अब जैसे ही आप इस काम को करेंगे ना, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अपने रीडर को आप बताएंगे ये पूरा काम जो आपने किया है डैश लगा के। वो जैसा भी नाउन हो, जितने भी वर्ड्स का हो, उसके बीच में डैश लग जाएंगे, ताकि आप रीडर को ये मैसेज दे सकें कि भैया ये नाउन का मैंने एडजेक्टिव बनाया है। और इसको कंसेप्चुअल लैंग्वेज में बोलते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो पहले तो लॉजिक समझाया, अब मैं किताबी लैंग्वेज में आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम भी बता रहा हूँ। हाइफनेटेड एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि हाइफन लगा दिया ना, बीच में डैश लगा दिया। अगला सेंटेंस देखो, द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 50,000 करोड़ रुपी इन सब्सिडी फॉर फार्मर्स। सरकार ने एलोकेट कर दिया है 50,000 करोड़ रुपयों को सब्सिडी में फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। एलोकेट वर्ब का ऑब्जेक्ट अब सब्सिडी नहीं है, बीच में इन प्रेपोजिशन आ चुकी है। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। रुपए जो है ना, रुपए ये नाउन है और 50,000 करोड़ इसके लिए एडजेक्टिव है। तो क्या करेंगे सर, ध्यान से देखना,
50,000 करोड़ को मैं सिंगुलर एडजेक्टिव बनाऊंगा, हाइफनेटेड एडजेक्टिव, और जो रुपी है ये नाउन बनेगा और इसको मैं लिखूंगा रुपीस। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अलोकेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है रुपीस, और रुपीस कितने हैं? 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ को सिंगुलर बना करके एडजेक्टिव बना दिया, रुपीस को नाउन बना करके एस लगा दिया, क्योंकि नाउन तो चाहिए ना, नाउन तो चाहिए, नाउन यहाँ पे प्लूरल आएगा 50,000 करोड़ की वजह से। चलो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब एक काम करेंगे, चलो ये 2 सेंटेंस और करवा देता हूँ, फिर आपको मैं क्विज दूंगा एक छोटा सा। ऑल रनर्स विल पार्टिसिपेट इन अ 5 किलोमीटर्स रेस। सारे रनर्स पार्टिसिपेट करेंगे 5 किलोमीटर की रेस में। रेस नाम के नाउन के लिए 5 किलोमीटर नाम का एडजेक्टिव आया है तो ये खुद भी नाउन, लेकिन एडजेक्टिव का काम करेगा, इसके पीछे का एस निकलेगा और इसके बीच में डैश लगाया जाएगा। ऑल रनर्स विल रन फॉर 5 किलोमीटर इन अ रेस। सारे धावक भागेंगे 5 किलोमीटर एक रेस में, सारे रनर्स दौड़ेंगे। यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जी किलोमीटर्स। किलोमीटर्स की तो किलोमीटर्स ही लिखो, इसको एडजेक्टिव नहीं बना सकते हैं आप, एडजेक्टिव बनाएंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, बीच का मैं डैश भी निकाल रहा हूँ। लास्ट वाले दोनों कॉन्सेप्ट खुद करेंगे, दोनों सेंटेंसेस को कमेंट्स में डालो। कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है, अब इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सब लोग इसको 2 लास्ट वाले क्वेश्चंस को सही करके कमेंट्स में डालेंगे, सिर्फ इतना वाला पोर्शन सही कर दो, बाकी सेंटेंस तो वैसा ही रहने वाला है। चलिए बढ़े आगे, आगे आ जाओ। गिवन और गिवन दैट वाला कॉन्सेप्ट भी आप जानते ही हैं। गिवन का मतलब भी देखते हुए, गिवन दैट का मतलब भी देखते हुए, लेकिन गिवन अपने बाद में नाउन लेगा, गिवन एक प्रेपोजिशन का काम करेगा, और गिवन दैट अपने बाद में क्लोज लेगा, नाउन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो लेगा। ठीक है, गिवन दैट एक कंजंक्शन होती है। गिवन द पेशेंट्स क्रिटिकल कंडीशन अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड इमीडिएटली। देखते हुए पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन को एक डॉक्टर को बुलाया गया फटाफट से। देखना क्या है भाई? पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन, पूरा एक नाउन है। कोई वर्ब है इसकी? बिल्कुल नहीं है। नाउन है तो गिवन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, प्रेपोजिशन है, इसने अपना नाउन ले लिया अपना ऑब्जेक्ट बना करके, गिवन द पेशेंट्स क्रिटिकल कंडीशन। लेकिन यही सेंटेंस अगर ऐसा बना दूं, गिवन द पेशेंट वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड। अब यहाँ पे जो गिवन है ना सर, इसके बाद में नाउन नहीं है, इसके बाद में एक नाउन है लेकिन सब्जेक्ट की फॉर्म में, और उसके पास एक वर्ब है क्लोज बनाने के लिए। सब्जेक्ट वर्ब दोनों आ गए, गिवन के साथ में एक दैट लगेगा, तभी ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब जहाँ दिख जाए गिवन के साथ में दैट लगाना जरूरी है। ये लास्ट सेंटेंस है, गिवन और गिवन दैट में से क्या लगाओगे? सभी लोग इसको ट्राई दो। क्लास को इसलिए इंटरेक्टिव बनाते हैं कि देखो मुझे तो आते हैं सारे कॉन्सेप्ट, आप कब सीखोगे, है ना। कह रहा है द एनसीआरबी डेटा एम्फसाइज इंपेरेटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स अलाइक। कह रहा है एनसीआरबी का जो डेटा है एम्फसाइज करता है इस ज़रूरत को, इंपेरेटिव को, इस खास डिमांड को या फ़र्ज़ को, जो है कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड सेक्सुअलिटी एजुकेशन का, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी बराबर। कह रहा है क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो प्रभावित करता है दोनों ही जेंडर्स को, लड़कों को भी लड़कियों को भी। माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि सेक्सुअल अब्यूज़ के बाद बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। माँ बाप को भी पता नहीं है अभी ढंग से सेक्सुअल अब्यूज़ जो है किस किस फॉर्म में हो सकती है। ऑनलाइन भी हो सकती है बच्चे की, आपको नहीं पता, आपको लगता है घर के बाहर जाएगा, घर के अंदर भी हो सकती है उसके साथ। तो ये दोनों के लिए ज़रूरी है, एनसीआरबी ऐसा एम्फसाइज करता है। सेक्सुअल अब्यूज़ की वर्ब है अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। डेटा की वर्ब है एम्फसाइज, डेटा प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। डेटा का सिंगुलर होता है जी डेटम, ठीक है, प्लूरल है तो एम्फसाइज। इंपेरेटिव मतलब एक खास नीड या ज़रूरत। कह रहा है जी द UNFPA स्ट्रेसेस दैट कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। कह रहा है यूनाइटेड नेशंस की कोई एजेंसी है FPA, देख लेना इसका शायद फुल फॉर्म आया होगा ऊपर, और अगर नहीं आया तो कहीं से नेट से सर्च कर लेना। कह रहा है जी जो एजेंसी है ये स्ट्रेस करती है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन है ये एक मूलभूत ह्यूमन का राइट है, मानवाधिकार है। दैट एम्पावर्स यूथ टू प्रोटेक्ट देयर वेलबींग एंड डिग्निटी, जो एम्पावर करता है, सशक्त बनाता है युवा को यानी यूथ को, कि वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी खुद की भलाई को और अपनी खुद की गरिमा को। UNFPA एक एजेंसी है, इसकी वर्ब है स्ट्रेसेस, सेक्सुअलिटी एजुकेशन की वर्ब है दैट आया है सेक्सुअलिटी एजुकेशन के लिए, इसकी वर्ब है एम्पावर्स, है ना। ये एजुकेशन एम्पावर करती है, ह्यूमन राइट एम्पावर नहीं करता। वैसे तो इसके लिए भी मान सकते हो, राइट भी सिंगुलर है, लेकिन ज़्यादा मीनिंग जो है एजुकेशन के लिए जा रहा है, दैट को मैं इससे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। कह रहा है द UN एडवोकेट्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस एजुकेशन फ्रॉम एज 5। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ तो वकालत करता है इंट्रोड्यूस करने की इस पूरी शिक्षा को पाँचवीं के बच्चे से यानी फर्स्ट क्लास से। इनकॉर्पोरेटिंग डिस्कशंस ऑन बॉडीज, इमोशंस, कंसेंट, वायलेंस एंड अब्यूज़। और कह रहा है ये सारा काम होगा इनकॉर्पोरेट करते हुए
बच्चे की किताब में बातचीत को, डिस्कशन को बच्चे की बॉडी के लिए, इमोशंस के लिए, कंसेंट के लिए, हिंसा के लिए और किसी के उत्पीड़न या अब्यूज़ के लिए। तो पहली क्लास से ही बच्चे को इन कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे वाकिफ़ करना शुरू करो ताकि 6वीं 7वीं 8वीं तक उसको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगें। द यूएन आपका सब्जेक्ट है, एडवोकेट्स इसकी वर्ब है। कह रहा है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स वेल ट्रेन्ड एजुकेटर्स, पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स एंड ओपन डिस्कशंस टू काउंटर मिस इंफॉर्मेशन एंड स्टिग्मा। कह रहा है अगर असरदार तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करवाना है तो उसको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों की। इट रिक्वायर्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छे और वेल ट्रेन्ड एजुकेटर्स हों, पढ़े लिखे एजुकेटर्स हों, पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स हो, बच्चे भी पार्टिसिपेट करें पढ़ाई के अंदर, डिस्कशंस के अंदर, और खुली बातचीत हो मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने की, समाज में गलत जो न्यूज़ चलती है उसको काटने की, और स्टिग्मा को भी। स्टिग्मा का मतलब होता है भ्रांतियाँ, कुंठा, किसी चीज़ से लड़कों को, लड़कियों को जिससे डर लगता है, उन भ्रांतियों को भी इस क्लासरूम में तोड़ करके बच्चों को समझाया जाए। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की वर्ब है रिक्वायर्स। स्टिग्मा का मतलब आप समझते ही हैं, है ना। कह रहा है जी मॉडल्स लाइक झारखंड उड़ान प्रोग्राम ऑफर वैल्यूबल इंसाइट्स इनटू द स्केलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। कह रहा है कुछ एग्जांपल्स भी हैं, कुछ मॉडल्स भी हैं, जैसे झारखंड स्टेट का ये प्रोग्राम है उड़ान। कह रहा है ये अच्छा सा एक हमें ऑफर करता है बहुत ही वैल्यूबल इंसाइट को। इंसाइट का मतलब होता है अंदर की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। वैल्यूबल का मतलब होता है बहुत कीमती। तो ये बहुत कीमती अंडरस्टैंडिंग हमें देता है स्केलेबिलिटी को लेकर के, इस एजुकेशन की, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन को। स्केलेबिलिटी का मतलब है कितना आप स्केल कर सकते हैं। एक स्कूल में लगाएं, एक क्लास में लगाएं, फिर उसको आगे धीरे धीरे करके बढ़ाएं। एक साथ उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हर क्लास में उनको थोड़ा थोड़ा एजुकेट किया जाए। जब तक वो मैच्योर हों दिमाग से, तब तक बॉडी से, तब तक वो साथ में दिमाग से भी मैच्योर हो जाएं, अप टू द एज ऑफ 7 या 8। ठीक है। मॉडल्स की वर्ब है ऑफर। इनसाइट आप समझते ही हैं, अंडरस्टैंडिंग। हमेशा जब भी किसी चीज़ की इनसाइट लेंगे तो इनटू लगा के बताएंगे, इनसाइट इनटू समथिंग। कह रहा है इन इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन लाइज विद स्टेट गवर्नमेंट्स विच कैन डिवेलप करिकुला विद इन द फ्रेमवर्क सजेस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन FPA। कह रहा है जी भारत में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्सुअल एजुकेशन की, सेक्सुअलिटी एजुकेशन की, वो लाई करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। लाइज विद मतलब स्टेट गवर्नमेंट के साथ पड़ी है, वो लाई करके रखी हुई है, उसके पाले में रखी हुई है, ऐसा समझ लो। तो ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है इस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की। कह रहे जो कि डेवलप कर सकती हैं पूरे करिकुला को, पूरे सिलेबस को, इसी पूरे ढांचे में जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सजेस्ट किया है एज सजेस्टेड बाय UNFPA। रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्ब है लाइस, विच की वर्ब है कैन डेवलप, करिकुला जो है यहाँ पे प्लूरल है, करिकुलम सिंगुलर, करिकुला प्लूरल, डाटम सिंगुलर, डाटा प्लूरल, बैक्टीरियम सिंगुलर, बैक्टीरिया प्लूरल, पोडियम पोडिया, अडेंडम अडेंडा। समझ आ रहा है ना, स्टेडियम स्टेडिया। ये और ए, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, ये वही फॉर्मूला है, याद रखना है इसको। चलिए, कह रहा है जी अर्जेंट एक्शन इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ होलिस्टिक अप्रोच ऑन सेक्सुअल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स। अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है भारत में, ये बड़ा इसेंशियल है कि आप पहचानें, रिकॉग्नाइज करें उस प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस को, उस बड़े प्रभाव को। प्रोफाउंड मतलब अपने आप में बहुत मैसिव, जिसका बहुत एक्सटेंसिव और डीप प्रभाव हो, है ना। और ये किसका, एक हॉलिस्टिक अप्रोच का, कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड अप्रोच का। हॉलिस्टिक मतलब जो हर एस्पेक्ट को ले करके चलती हो। और ये अप्रोच किस चीज़ की है, ये अप्रोच है सेक्सुअल हेल्थ पे और मानवाधिकारों पे। एक्शन की वर्ब है इज, हॉलिस्टिक आप जानते हैं। चलिए आर्टिकल को यहीं पे रैप अप करेंगे। इंटरेस्टिंग था, इन्फॉर्मेटिव भी लगा मुझे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स और कुछ समाज के वर्ग सेक्सुअल एजुकेशन को अपोज क्यों करते हैं? उनको चिंता है कि बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने लगेंगे बहुत ज़्यादा, या उनका बहाना है कि इंडियन वैल्यूज़ को हमें प्रमोट करना है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को हमें बचा के रखना है, या फिर उनको लगता है कि UN भी ऐसा ही कहता है तो हम तो UN के कहने पे ही अपोज करते हैं, या फिर उनको लगता है कि स्ट्रिक्ट क्रिमिनलाइजेशन हो जाना चाहिए कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स का, ऐसी रिलेशनशिप्स जिसमें 18 साल से कम के बच्चे एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में हैं, उस पूरी रिलेशनशिप को ही आप क्रिमिनल रिलेशनशिप बना दें। चलिए चारों में से सही ऑप्शन को चूज़ करना है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। फर्स्ट इसका कमेंट में आंसर डाल दिया मैंने, वहाँ से अपने आंसर्स को मैच करो। सेकंड में पूछा है जी किस चीज़ को आप इन्फर कर सकते हैं, निष्कर्ष को निकाल सकते हैं इस पैसेज से ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ को लेकर के और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को लेकर के। तो 4 चीज़ें आपको दी गई हैं। हिंदी बताऊंगा तो भी बता दोगे आप, हिंदी में करते ही इसका आंसर निकल आएगा। खुद से कोशिश करो,
मेरा आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिया। जो बच्चा खुद से कोशिश कर लेगा उसका आंसर वैसे सही हो जाएगा, है ना। चलो थर्ड में आपसे पूछा है वाटर डाउन ईडियम का क्या मीनिंग है, तो अच्छे से समझाया है, पानी मिला के किसी चीज़ को आप क्या करते हैं, बस वही बताना है। चौथे में पूछा है जी किसी चीज़ को अपने दायरे में लेने के लिए कौन सा वन वर्ड है, तो 2-3 वन वर्ड्स हैं, कोई भी एक लिख दो कि आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पिवटल वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम पूछा है आपसे, एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। तो ऐसा ना हो आप इंस्ट्रूमेंटल को सिनोनिम मान करके और उसका आंसर बनाएं, एंटोनिम को ढूंढो और अपना आंसर मुझे बताओ। कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो तो डिक्शनरी में टाइप कर लेना, आपको उसका मीनिंग भी निकल करके आ जाएगा ना। 6, 7, 8 में 3 एरर्स हैं। पहली एरर आपको मिलेगी इस वाले फ्रेज में, दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस वाले नाउन के आसपास, और तीसरी एरर आपको मिल सकती है इस फ्रेज के आसपास। ढूंढो और जितनी एरर्स उनको निकाल के बताना, आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले। फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर रखें, उनसे मैच करके अपना स्कोर भी मुझे बताएं। मुलाकात देंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन